डन। चलो बेटा यहाँ देखो, देखो बेटा अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसमें अपन ने अपना आई थिंक एक ही लेक्चर हुआ उसका, है ना। ठीक, अपन ने क्या क्या सीखा उस चैप्टर में कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे जितने भी एक्शंस है, हम जो भी काम करते हैं वो कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ कंट्रोल में नहीं, हमारे बॉडी में हमको जब अलग अलग काम करने को हमें हमारे बॉडी के एक से ज्यादा ऑर्गन का यूज करना पड़ता है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन तालमेल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? घर पे शादी होती है क्योंकि एक अकेला बंदा शादी नहीं कर पाता, सब बहुत सारे लोग मिलके जब काम करते हैं तब जाके शादी काम पूरा होता है ना। उसमें खाना बनाने वाला चाहिए, टेंट वाला होना चाहिए, साफ सफाई वाला होना चाहिए, सब मिलके काम करते तब तो सबका कोऑर्डिनेशन होता है। वैसे हमारे बॉडी में हम जो बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, तो हम हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट का कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे हैंड भी मूव करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन वैसे हो जाते हैं, है ना। हम जब खुश होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे एक्सप्रेशन वैसे होते हैं, दुखी होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी आवाज वैसी हो जाती है, एक्सप्रेशन वैसे हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में अलग अलग चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कोई ना कोई तो ऐसा है हमारे बॉडी में जो हमको ये हेल्प करने में हेल्प करता है, राइट है। तो वो कौन है हमारा, तो कौन है, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट है वैसे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ये आती है नर्व। नर्व दो तरह की होती है, एक जो सीधा चालू होती है ब्रेन से उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और एक जो निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से वो होती है स्पाइनल नर्व। बात समझ में आ गई? ये जितना भी नर्वस सिस्टम है, भले वो नर्व्स हो, स्पाइनल कॉर्ड हो कि ब्रेन हो, किससे बना है? न्यूरॉन से। किससे बना है? बात समझ में आ गई? अब न्यूरॉन जो होते हैं वो बेसिकली न्यूरॉन दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएंगे, और एक होता है मोटर न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से ऑर्गन तक लेके आएंगे। बात समझ में आ गई, है ना। तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, नोज, आईज, स्किन, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आती है, भाई ठंडी है, गर्मी है, वो सारी कहाँ पे रिसीव होती है? न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। सही बात है। वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से सिनेप्स से होते हुए अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, हाँ के ना। फिर वो कहाँ पहुंचती है? सीधा ऐसे होते होते ब्रेन तक। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है। और डिसीजन लेने के बाद में अगर हमको कोई भी एक्शन करना है कि भाई हाथ उठाना है, भागना है, आंखें बंद करनी है, तो वो जो ब्रेन है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन भेजेगा, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचेगी और हम क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे, भागेंगे, बैठेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन पास होती है। ये हमने पूरा बेसिक बेसिक पढ़ लिया था। अरे हाँ के ना, राइट है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में कि अब हमारी बॉडी में ना हम ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका रोल पढ़ेंगे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन तक जाती है सेंसरी न्यूरॉन से, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है ना। हम ऐसा करते हैं कि भाई बाहर आज ज्यादा गर्मी है, तो क्या यार ठीक है ना यार, चलो इतने टाइट कपड़े नहीं पहनने, लाइट कपड़े पहनने, हमने डिसीजन ले लिया, है ना। तो पहले ब्रेन सोचता है और फिर डिसीजन लेते हैं। अब कभी कभी घटना ऐसी घटती है कि अगर आप इतना सोचोगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी को नुकसान हो जाए। एग्जाम्पल के लिए सिंपल है, अनजाने में आपका हाथ मान लीजिए किसी गर्म वस्तु पे टच हो जाए। अब अगर सपोज करते हैं बहुत ही ज्यादा गर्म वस्तु है, अब अगर नॉर्मल चीज होती है तो क्या होगा? आपके हाथ ने टच किया, आपके हाथ में क्या रिसेप्टर्स है, राइट है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेंगे? सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए हाथ, मान लो कि हाथ हाथ है तो हाथ से होते हुए जाएगी पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ भेजेगा उसको? ब्रेन में, राइट है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई वाया सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन सोचेगा क्या यार गर्म लग रहा है, चलो मैं हाथ को हटा लूं। अब इतना करने में तो टाइम लग जाएगा, उतने में तो अगर चीज बहुत गर्म है तो आपके हाथ जल जाएंगे, राइट और रॉन्ग? हो सकता है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए हाथ को या जो भी आपका ऑर्गन है, राइट है। अनजाने में मान लो कि कोई जहरीला जीव, आपके बैठे हो जंगल में घूमने गए हो, कोई जहरीला जीव आपके पांव पे चढ़ा हुआ है। अब अचानक से अगर आपने हाथ नहीं हटाया, पांव नहीं हटाया, उसको झटका नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके सोचने से पहले आपको काट दे। तो कभी कभी क्या होता है पता है, सोचने से पहले एक्शन लेना पड़ता है। कुछ खास सिचुएशन में अनजाने में आप डेफिनेटली आपको बाद में जरूर मालूम पड़ेगा कि कुछ तो था, पर पहले एक्शन आना जरूरी है उस केस में। अगर नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? ऐसा बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होता है हमारे चारों तरफ, है ना।
तो कैसे हो सकता है ये, कैसे पॉसिबल है? इतना तो गारंटी है कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक तो नहीं भेजनी है, पहले ब्रेन तक जाने से पहले ही डिसीजन ले लेने का, मतलब ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ऐसे जितने भी एक्शन हैं जहां पे एक्शन पहले हो जाता है बाद में इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक, उन सभी एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? और ये जो है ये काम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमको रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे हेल्प करता है, कैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही एक्शन हो जाता है, ऐसा क्या है इस स्पाइनल कॉर्ड में, हमको वो समझना। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है क्या? ये कुछ नहीं है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अब लोग इसको है ना अनजाने में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, नहीं। अगर आप अपने बैक को टच तो आपको ना कुछ फील होगा, हड्डियां फील होगी, राइट है, जिसे हम हमारे बहुत नॉर्मली मणके बोलते हैं, मणके बोलते हैं, ये पीछे टच करो अपने बैकबोन को, आपको एक बम्पी स्ट्रक्चर फील होगा। वो एक्चुअल में हड्डियां हैं, उनको बैकबोन बोलते हैं। उन हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उस गैप के बीच में से ऐसा मान लो कि वायर पास हो रहा है, वो वायर है स्पाइनल कॉर्ड। मैं तो फोटो दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, आपको जो बम्पी स्ट्रक्चर फील हो रहा है वो ये हड्डी है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। और आपको ये दिखेगा, ये दिख रहा है येलो वाला पार्ट, ये इसके अंदर एक पूरा छेद है जिसके थ्रू ये वायर जा रहा है अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए बैकबोन है हमारे पास में। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे कोई डैमेज हो गया बेटा, क्योंकि देखो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आपके पांव तक भेजनी है, तो रास्ते में कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड उसको लेके आएगा आपके पास तक। अब अगर मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो गया तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से पहुंच ही नहीं पाएगी आपके पांव तक। तो मान लो कि मैं मेरी स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से कट कर दे, खत्म, तो मेरा ये इतने नीचे वाला बॉडी वाला पार्ट कोई काम करनी है, मैं मूव भी नहीं कर पाऊंगा उसको। बात समझ में आ रही है? तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास में? बैकबोन होता है, जिसको हम टच करते हैं हमको फील होता है हाँ ये कुछ है पीछे, ये मन के ही बोल देते कभी कभी, अरे हाँ क्या ना। तो बैकबोन प्रोटेक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक भेजना, एक तो वो काम है इसका। फिर जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है मोटर न्यूरॉन के जरिए उसको वापस से ऑर्गन तक लेके जाना। तो एक तो इसका काम क्या होता है? टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन एंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन। एक काम तो ये। सेकंड काम है इसका रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? These are those type of action where action is taken first and then the signal is sent to the brain। पर ये ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा क्यों करना है वो तो हम जानते हैं, क्योंकि इमरजेंसी, द सिचुएशन है इमरजेंसी। और यहाँ के ना अनजाने में कुछ नुकीली चीज पाँव गिर गया है, गर्म चीज पे हाथ रख दिया अनजाने में, तो उस केस में हमको करना पड़ेगा। तो कैसे होता है वो समझते हैं। तो देखो होता क्या है, देखो इन नॉर्मल सिचुएशन सपोज करते दो वायर देखेंगे आपको, एक ये वाला वायर जो सेंसरी न्यूरॉन है, एक ये वाला वायर जो मोटर न्यूरॉन है जो हमारी जुड़ा हुआ है मसल से। ठीक है, इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना। तो सपोज करिए नॉर्मल सिचुएशन है, आप जानबूझ के किसी को टच कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन जाएगी फ्रॉम सेंसरी, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया, फिर क्या जाएगी? ब्रेन के पास में पहुंच गई, आपने डिसीजन लिया ब्रेन में, ब्रेन ने भेजा सिग्नल, आया मोटर न्यूरॉन के पास में, मोटर न्यूरॉन ने बोला मसल्स को कि भाई हाथ को हटा दो, ये नॉर्मल चीज। अब सपोज करो कि अनजाने में ही आपने किसी गर्म चीज को टच किया, अनजाने में हुआ, आपने जानबूझ के नहीं किया, आपको ध्यान भी नहीं है कि क्या हुआ। अब इस समय क्या है, इस समय भी सेम जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो इस चीज के बारे में, तो हमारी बॉडी को ऐसे ही डिजाइन किया नेचर ने कि जब आप अवेयर नहीं होंगे और कोई सिचुएशन इमरजेंसी आ जाएगी, उस केस में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। पर स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन से एक अलग से भी कनेक्शन दिया हुआ है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? कैन यू सी द वायर दिस पार्ट? इसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसे? रिले न्यूरॉन इज दैट न्यूरॉन व्हिच डायरेक्टली कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। अब देखो होता क्या है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है तब इसका कोई काम नहीं है, पर अगर सिचुएशन इमरजेंसी है तो क्या होगा? जैसे ही इंफॉर्मेशन सेंसरी से पहुंचेगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड पहले से ही दे देगा डिसीजन इसको
कि भाई सिचुएशन इमरजेंसी है, फटाक से हाथ हटा दो, तो हाथ पहले हटेगा और इंफॉर्मेशन बाद में ब्रेन तक जाएगी। तो ये है। सो इन स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली वाया रिले न्यूरॉन। और ये आपको दिख रहा है, एक शॉर्टकट दिख रहा है, इट इज अ शॉर्टकट। क्या है ये एक शॉर्टकट कनेक्शन है। यस और नो? दिस कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर वाया रिले न्यूरॉन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसे? Reflex arc is a connection, is a shortcut connection between sensory and motor neuron, and that connection is present in a spinal cord. बात समझ में आई? इसकी वजह से होता है। अरे आगे ना, अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि वहां आप अवेयर हो उसके बारे में। अरे यस और नो? तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, बॉडी, इसको मालूम है कि ब्रेन को आइडिया है इसके बारे में। ये कब एक्शन में आएगा? जब आप अवेयर नहीं हो। आप कहीं और देख रहे हो और कंधे पे कुछ चढ़ रहा है, सांप जैसी चीज या कोई जीवड़ा चढ़ रहा है, यू आर नॉट अवेयर, तब पहले आएगा ना सब, यार कुछ तो था। ऐसा होता कि नहीं होता? बहुत बार आप कभी खेलते भी हो तो साइड से बॉल आई तो आप पहले यूं कर लेते हो, फिर कुछ आया था, बाद में आप अवेयर होते कुछ आया था। तो आपने कभी इसको महसूस किया हो तो कभी? अरे यस और नो? आपकी आंखें पहले बंद हो जाएगी, बाद में आप अवेयर हो, अरे कुछ तो था मेरे पास से गया मेरे। कभी महसूस करना, इस बार अगली बार कभी हो तो ऐसा आप खुद देखोगे कि यार पहले काम हो गया, बाद में मुझे मालूम पड़ा कुछ हुआ है। अरे यस और नो? बात समझ में आई? सो रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट अ शॉर्टकट, इट इज अ वे टू रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी सिचुएशन फास्टर। इसमें क्या होता है? द एक्शन इज टेकन फर्स्ट एंड देन द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द ब्रेन। ब्रेन बाद में सोचेगा कि अच्छा था कि बुरा था। हो सकता है कि डेंजर हो ही ना, मान लो कि आपके दोस्त आपके पीछे से बुला रहा था ऐसे गुदगुदी करके, हो सकता है। तो इसमें कोई शर्माने की बात भी नहीं है। वो बोलेगा तो डर गया, तो वो डर गया, ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स और होना चाहिए ये। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत ये होगी कि फिर क्या होगा? अगर हर बार आप सोच के डिसीजन लोगे तो आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। अरे यस और नो? अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन, तो आपको पूरा चीजें कोरिलेट होगी। सो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? देखो, a spinal cord control the reflex action, है ना? conduct message between the different parts of the body and the brain और body बीच में मैसेज सेंड करता है और क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है। now what is reflex action? reflex action is a special case, एक खास केस, हर बार नहीं होता है, of involuntary movement। आपके सोचने से नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अरे आगे ना, स्पॉन्टेनियस है। when a voluntary organ is in the, कोई हमारा ऑर्गन is in the vicinity of sudden danger, को डेंजर आ गया, it is immediately pulled away from the danger to save itself। हाथ हटा लिया हमने। For example, when your hand touch a very hot electric iron, अनजाने में you move away your hand with a jerk, है ना? All this happen in a flash and your hand is saved from the imminent injury। This is the example of reflex action, है ना? Right or wrong? So reflex action is the way to respond to the, हाँ बेटा, हाँ अब सुन, देखो अभी कभी कभी क्या होता है, हम खेल रहे होते हैं, राइट है? उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज होता है एड्रेनलिन, एक हार्मोन होता है, राइट है? अब वो हार्मोन, और फिर हम खेलते तो हमको मजा भी आता है, तो बॉडी में निकलता है डोपामिन। अब ये ऐसे हार्मोन होते हैं ना जो हमको दर्द फील होने देते नहीं, उस समय फील नहीं होगा। बात समझ में आई? तो देखो, किसी भी आपको समझना, सिचुएशन को समझना है कभी कभार, राइट है, तो आपको फिर बहुत सी चीजों को साथ में देखना पड़ता है। अरे हाँ ना, अगर यही चीज आप नहीं खेल रहे होते तब होती, पक्का ये एक्शन होता, पर उस समय कुछ और भी बॉडी में आ गया, इसलिए समझ रहा हो। देखो, अगर आप अलग अलग सिनेरियो लोगे तो फिर आपको बहुत चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेगी। अरे हाँ ना, अरे यस और नो, बात क्लियर हुई? तो वो उस वजह से होता है कि बाद में फील होता है यार चोट लग गई थी, उस समय बॉडी में कुछ और भी हमारे पड़ेंगे, हमारे बॉडी जब आएगा ना हार्मोन्स, तब ऐसा क्यों होता है? एड्रेनलिन के समय क्या होता है बॉडी में, मैं वही बताऊंगा, ठीक है ना? पर उस समय ऐसा मत सोच कि क्या रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। हमारा तो क्रिकेट खेल रहा है और अचानक से बहुत यूं गई तो क्या, तो होता ही है ना, जो महसूस किया होगा। तो ऐसा मत समझ कि वहां पे होगा ही नहीं हर बार, समझ गया? कुछ केस में शायद ना आप महसूस ना हो, पर काम तो कवा तब भी कर रहा होगा ऐसे। ओके बेटा, आप देखो यहाँ पे, नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? द पाथ, एक रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता ही तो है। सेंसरी सीधा रेलवे से मोटर न्यूरॉन, अरे हाँ के ना, एक पाथ है,
इट इज अ पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल इन्वॉल्व, कौन सा सिग्नल, हाथ वाले सिग्नल, रिफ्लेक्स एक्शन वाले सिग्नल, ठीक है, ट्रेवल्स, अरे हाँ के ना, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन वाले सिग्नल ट्रेवल करते हैं। क्या रास्ता है वो, सेंसरी, सेंसरी टू स्पाइनल कॉर्ड, रिले, मोटर न्यूरॉन, एक्शन टेकन, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई। इस रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर, उस रास्ते को बोलते हैं, अरे हाँ के ना, ठीक है, वो शॉर्टकट रास्ता। रिफ्लेक्स आर कहां बनता है, स्पाइनल कॉर्ड में, बात समझ में आई। पर इंफॉर्मेशन तो ब्रेन तक जाती है बाद में, ऐसा नहीं, बाद में जाती है, एक्शन पहले देन ब्रेन तक। क्या है इसका प्रोसेस, रिसेप्टर पे आया इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले मतलब स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन, मोटर, इफेक्ट मतलब मसल्स को बोल दिया, एक्शन हो गया, डन। सॉरी, ओके, बाकी सब तो वही है पूरे, है ना। रिसेप्टर्स इन द इज द ऑर्गन इन विच द डेंजर जोन, फिर सेंसरी न्यूरॉन पिक करता है उसको, रिसेप्टर को, रिले न्यूरॉन से जाता है, रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड सेंड द सिग्नल टू द इफेक्टर, भेज दिया सिग्नल करवाया मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर कम इनटू एक्शन, मूव द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर, है ना, वही सेम प्रोसेस। और एग्जाम में पूछे कि रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बनाओ, तो आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, और आप चाहो तो एक शॉर्ट और भी तरीके, और भी डायग्राम्स होते हैं इसके, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस, पूरा ये पूरा ऐसे बनाने से, तो सिंपल है, एक वायर बनाना, ठीक है। अब बेटा थोड़ा अगर आपको हाथ पूरा सही से बनाना ना है, तो आप सिर्फ ऐसा कर देना, एक सिर्फ ये वायर बनाना, बस हाथ नहीं चलेगा, ये बनाया, एंड देन ये तो आई थिंक ईजी है, अरे यहाँ के ना, अरे यस और नो, ये पार्ट तो इजी है, एंड देन ये कनेक्शन, ये जरूर दिखाना है यहाँ पे कनेक्शन, ये आपका क्या है, रिले न्यूरॉन, बात समझ में आ गई, है ना, शो दिस कनेक्शन कंपल्सरी, और यहाँ पे मसल्स दिखाना, तो ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम हो गया, बात समझ में आ गई, डन। ओके, नाउ क्यों नीड है इसकी, नीड क्यों है बेटा, वो तो हम जानते ही हैं, काय के लिए नीड है, क्योंकि अगर थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया तो वो इतना फास्ट नहीं है, ठीक है ना। सो बाय इट इज द नीड, रिफ्लेक्स आर्क इज इवॉल्व्ड इन द एनिमल इन बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, ठीक है, इतना फास्ट नहीं है। इनफैक्ट मैनी, अब बहुत सारे देखो बेटा, चलो हम तो ह्यूमंस हैं, तो वी कैन असेस द डेंजर फास्टर, बहुत सारे एनिमल में इतना उनका ब्रेन इवॉल्व नहीं होता है, तो उनको तो और टाइम लगेगा फिर। अरे यस और नो, चीजों को एसेस करने में, सोचने में, हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, थिंकिंग का पार्ट अलग है, बहुत से एनिमल तो थिंकिंग पार्ट होता ही नहीं है, फिर उनमें क्या होगा, ये तो सोच ही नहीं पाएंगे करना क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना। सो इनफैक्ट इन मैनी एनिमल हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क फॉर थिंकिंग, यहाँ तो थिंकिंग का पार्ट बहुत कम है, या बहुत है ही नहीं थिंकिंग वाले न्यूरॉन। So it is a quite likely that reflex arc has evolved as an efficient way of functioning in the absence of true thought process. जिनके पास प्रॉपर चीज ही नहीं है थॉट के लिए, सोचने की, थिंकिंग के लिए। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, स्मेल के लिए अलग पार्ट है, देखने के लिए अलग पार्ट है, आपके मैं अगर दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए ब्रेन में एक पार्ट है जो आपको हेल्प करता है सूंघने में, अगर मैं उस पार्ट वाले न्यूरॉन निकाल दूं, आपको कभी जीवन भर स्मेल आएगी ही नहीं। आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट है जहां पे आपकी सारी मेमोरी सेव है, अगर मैं वो सारे पार्ट निकाल दूं, तो आप सब भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, आपके पापा कौन है, मम्मी कौन है, सब भूल जाओगे। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ऐसा एक पार्ट थिंकिंग का भी है, वो पार्ट निकाल दो तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि 2+2 4 क्यों होता है। हाँ सही बात है, हमारे, आप ऐसा समझो कि ये बस अंदर फिट हो रहा है, नहीं, अंदर फिट है तो अलग अलग जगह दी हुई है, स्मेल वाला पार्ट यहाँ फिट होगा, टेस्ट वाला पार्ट यहाँ फिट होगा, है ना, मेमोरी वाला पार्ट यहाँ फिट होगा, टच टच में हॉट गर्म जो लगता है उसका पार्ट अलग, कोल्ड का पार्ट अलग, सबका पार्ट अलग, पूरे ब्रेन में पूरे स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा आपको, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। ओके बेटा, अब ऐसा है कि बेटा हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, क्योंकि देखो हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं पाएगी अगर ये नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये न्यूरॉन हो ही ना, तो कैसे काम करेगा उसको,
हल्का हल्का सा भी डैमेज हमारे नर्वस सिस्टम को, आप जानते हो, मान लो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हल्का सा भी डैमेज हो ना बेटा, आपको लकवा मार देगा, आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी। हल्की सी ब्रेन इंजरी, हल्की सी, और आप सब भूल जाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हुए एक्सीडेंट में, कि उनका कुछ ब्रेन का पार्ट निकालना पड़ता है एक्सीडेंट की वजह से, और वो सब भूल जाते हैं। वो आप जो आज हो ना, आप ये मत समझो कि आप ऐसे ही, इट इज ऑल द मेमोरी दैट इज सेव एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है, गरम ठंडी, दोस्त, ये जितने भी आपके इमोशंस है ये सब यहाँ स्टोर है। अब अगर उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गायब होगी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और ऐसे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मेन दो चीजें हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है, ये दो जो है इनको प्रोटेक्ट। अब इनको कैसे दी गई प्रोटेक्शन? तो बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने दिखाई आपको, वो उसके लिए क्या है, बैकबोन, और यहाँ के ना पूरा एक अलग से हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी दी हुई है, ताकि उसको वहाँ प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या बेटा, इन द मिडल ऑफ द आवर बैक देयर इज अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, जो इसको करता है प्रोटेक्ट। मैंने दिखा दिया आपको। अब आते हैं ब्रेन पे। सबसे ज्यादा टच करो, पहले तो आपकी स्किन ही आती है, फिर उसके अंदर क्या है, स्कल, स्कल के अंदर और दो तीन लेयर है, फिर अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और उसके अंदर ब्रेन है। ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है। देखो, a delicate organ like brain need to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sit inside a bony box. Box भी तो है ये, skull. Inside the box, the brain उसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड भी है, ठीक है, ताकि और उसको स्टॉक का, आपने पता है बहुत जब आप फोन वोन मंगाते हो अमेजोन से, तो पता है उसको एक बढ़िया वो बुलबुले वाली पॉलिथीन आती है, बबल क्या बोलते हैं उसे, बबल रैप बोलते हैं। क्यों करते हैं वो? आप एक फोन को नॉर्मल थैली में पैक करो, फिर पटको, टूट जाएगा। आप बबल रैप में कुछ नहीं होगा उसको, बबल रैप उसको शॉक प्रूफ बनाता है। आपकी गाड़ी में वो क्या होता है, नहीं रे बट वो क्या बोलते हैं, सस्पेंशन नहीं है वो, जंपर, वो स्प्रिंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाँ हाँ वो यू स्प्रिंग होती है, उसका एक वर्ड है मैं भूल गया यार, जंपर बोलते हैं, हाँ जंपर। वो क्यों होते हैं फिर? अगर वो नहीं हो ना, और मान लो आपकी साइकिल खड्डे में भी, तो झट झटका लगेगा, पर अगर मान लो कि खड्डे में जंपर है तो चुंग 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 छोटे बच्चे नहीं बोलते, मतलब आपको मजा आएगा ऐसा, क्यों से स्पंजी स्पंजी हो। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो, अरे भाई हाँ के ना, क्लियर है? तो वो क्यों, वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो बेटा, अब ये हमारी खोपड़ी है, ठीक है, इसका एक पार्ट लेते हैं, और यहाँ ये देखो। अब देखो बच्चे, तो हमारा ब्रेन जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, इस पार्ट से। अब आप देखो बेटा, कितना प्रोटेक्शन है इसको, यहां से ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, पहले एक लेयर, फिर बेटा ये लिक्विड, दो, फिर ये तीन, चार, पांच, छह और सात, सात चीजें हैं उसके पास में प्रोटेक्शन के लिए। बेटा ये लगता गांधी जी खोपड़ी है सॉरी, वहां तो थे ही नहीं तो भाई एक दो तीन चार पांच छह और ये सात,
बाल्टी गिनो तो 8। अरे भाई हाँ के ना, तो 8 चीजें हैं। आप समझो ना, एक इंसान के 8 बॉडीगार्ड, तो वो इंसान खास होगा फिर तो। अरे हाँ के ना, और जो पीएम मोदी आते गाड़ी निकल धाम 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 गाड़ी निकलती एकदम से रोड एकदम, अरे हाँ के ना, वो वाली बात है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। हाँ बेटा बोल, क्या बोल रही है? क्या 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 होता है? अच्छा ओके, हाँ तो आप समझो कि जिस पार्ट हमारे ब्रेन के पार्ट में मेमोरी स्टोर होती है, तो उस पार्ट में सारी मेमोरी मेमोरी का है भाई, समझ ले तेरी तेरे पास पेन ड्राइव है। पुलिस से फॉरवर्ड मार दिया, क्या हो? बस फॉरवर्ड कर दिया। वही बोल रहा हूँ ना, ब्रेन बहुत डेलिकेट सिस्टम है, और चीजें एक बार जाती है तो फिर आना बहुत मुश्किल होता है। कोई समझ, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही मालूम है कि कैसे काम करता है, बाकी डेट में तो कुछ कभी समझ ही नहीं पाओगे आप। इतने मतलब ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, ऐसा हो। और हमारा ब्रेन भी पूरा एक्टिव नहीं होता, हमारा ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट तो इनएक्टिव है, तो इट्स वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर। हाँ बेटा मार के देखते हैं फिर क्या होता है। जैसी गोली बेटा, ठीक है, छोटी मोटी गोली से अंदर रुक जाए, ट्राई करेंगे कभी। AK-47 क्या है, जब युद्ध वॉर होते हैं तो आती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोली अगर जब लगती है ना, तो ढक्कन नहीं पूरी गर्दन उठ जाती है, खड़क करके, ऐसा होता है। ट्राई क्या करना है यार, अगर आपने LOC कारगिल मूवी देखी है, उसमें कैप्टन मनोज पांडे थे, उनको लगी, उनको सामने से लगी थी, हेडशॉट लगी थी एंटी एयरक्राफ्ट की, एंटी एयरक्राफ्ट गोली ये इतनी बढ़िया थी। तो जैसे ही लगी ना यहाँ पे, जैसे ही वो गोली लगी तो ये पूरा ये पूरा इतना पार्ट, ये पार्ट पूरा छटक खुल गया। उनके माँ बाप को उनकी लाश भी ऐसे ही गई थी, ऐसे। मूवी में इतना नहीं दिखाते, पर जो वहाँ लोग थे आजू बाजू उन्होंने बताया। हाँ बेटा बोल। ले बेटा ले, ले खा इसको, तू खा। तो बेटा वो जूम मीटिंग है ना, जूम करना थोड़ा सा, जूम नहीं है क्या? हाँ जूम, अब देखो क्या बेटा। हाँ बोल दिया कर, हेलो स्वीकार किया। तो मूवी में वो नहीं दिखाया है। हाँ हो गया, हो गया। ओके। अब सुनो बेटा, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कि ह्यूमन ब्रेन के कितने अलग अलग पार्ट हैं। तो सुनो बेटा, सो यहाँ देखो बच्चे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में कौन सी आती है? नर्व्स, क्रेनियल और स्पाइनल। सेंट्रल के 2 पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 पार्ट, वैसे ब्रेन के तो बहुत सारे और पार्ट होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मोटा मोटी हम तीन, हमको तो डेप्थ में नहीं जाना है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनका तीनों का अपना अपना काम है। हमारे बुक में इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको एक, क्योंकि थोड़ा आपको समझ में आया चीजें, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेन के अलग अलग पार्ट, कौन कौन से पार्ट किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ बेटा कल लेके आना, आ रही है काट के सबको रियल दिखाएंगे, सर रियल दिखा। लो देखो, अगर तुमको रियल देखना है, रियल ह्यूमन ब्रेन, चलो। तुम सब मांसाहारी हो गए आजकल। ये देखो बेटा, ये रियल ह्यूमन ब्रेन है, ये रियल ह्यूमन ब्रेन है। और हमारे देखो बेटा, सुनो सुनो, ये रियल, ऐसा हमारा ब्रेन दिखता है, ठीक है।
अच्छा दिखता है नहीं। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर ना, दो दो ऐसे दो बोलते हैं लोब्स, दो लोग होते हैं, राइट और लेफ्ट वाला पार्ट। ये देखो बेटा, ये बेटा सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ देखो, देखो ये हमारा ब्रेन, अब यहाँ लिखा हुआ है स्पीच, मतलब ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है ये हमको बोलने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका ये पार्ट डैमेज हो गया तो आप बोल नहीं पाओगे। स्मेल, ब्रेन का ये वाला पार्ट स्मेल को कैसा डिटेक्ट, यहाँ डैमेज होता है आपको स्मेल का मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ब्रेन का ये वाला पार्ट। अब अगर यहाँ होता है डैमेज तो आपको सोचने में समझने में दिक्कत होगी। ब्रेन का ये वाला पार्ट टेस्ट में काम करता है, तो अगर मान लो कि टेस्ट है और यहाँ कोई डैमेज होता है तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो आप जो भी खाना खाते हो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन में यहाँ आता है और ये बताओगे भैया क्या है, ये मैंगो है क्या है, जो भी है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको ना देखो समझाता हूँ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आपने आपके आपके बॉडी का हर पार्ट जो है, हर जगह के लिए आपके ब्रेन में एक जगह होती है। मतलब अगर मान लो कि किसी ने मेरे लेफ्ट हैंड को टच किया है, लेफ्ट हैंड के इस पार्ट पर टच किया, तो इसके लिए एक अलग जगह है मेरे ब्रेन में, तो वो सिग्नल वहीं जाएगा। अब तो मैं समझाता हूँ। तो सपोज करते हैं कि मेरे जो हाथ है, जो मेरा हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड की जो जगह है मेरे ब्रेन में, जस्ट इमेजिन बता रहा हूँ। देखो इसको, ये देखो बेटा, अब ये जो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो टच को फील करता है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के इस पार्ट के लिए यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आती है, ये MAH लिख रहा हूँ। और जो मेरा राइट वाला ये है, गाल है जो है, चिक, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ आता है, मैं यहाँ पे C लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन में क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ टच करूँ तो इन्फॉर्मेशन यहीं जाएगी, तो उसको लगेगा हाँ यहाँ को टच कर रहा है तो वो ऐसे से हटा देगा। नॉर्मल ह्यूमन में अगर कोई यहाँ टच कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी और उसको मालूम पड़ेगा यहाँ टच कर रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी ये वायरिंग चेंज हो जाती है, मतलब चिक वाली इंफॉर्मेशन हाथ में जाती है और हाथ वाली आती है चिक में। और ऐसे पेशेंट देखे हुए मैंने इंटरव्यू देखे हुए हैं। अब डॉक्टर जब उनको टच यहाँ करता है तो ये करते हैं, वो हाथ रखते हैं, और जब उनको हाथ पे करते हैं टच तो वो यूं करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। मतलब हमको एक बात समझ में आती है कि ये ऑब्वियस नहीं है कि कोई अगर यहाँ टच करेगा तो हम यही हमको फील होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि सब कुछ हमारी वायरिंग सही है। आप समझे भाई? सपोज करो कि अभी सबकी वायरिंग सही है, तो अगर मुझे मालूम है कि वही बटन से ये पंखा ऑन होगा, अब कोई रात पे वायरिंग डिस्टर्ब कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं दबाऊंगा बटन लाइट का, पंखा ऑन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी भी बीमारियां होती है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग काम करते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, पूरे ब्रेन को है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारे कोर्स में सिंपल शॉर्ट है उसका, पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हम वो समझेंगे, ठीक है ना, कि ये भाई कौन कौन सा पार्ट किस किस काम में हेल्प करे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के और डीप में जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि ये स्मेल वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है। इतना हमारे डीप में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से ना मोटा माटी ऊपर ऊपर से पढ़ना है। आप में से कोई अगर बनना चाहता है न्यूरो सर्जन तो फिर आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा।
देखो बच्चे यहाँ पे कोई तो हमारे ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। उसके अंदर यहाँ जो ग्रीन कलर में किया है ये मिड ब्रेन वाला पार्ट, और जो ये पिंक में किया है ये हिंड ब्रेन वाला पार्ट। सबका अपना अपना काम है, ठीक है। फोर ब्रेन क्या काम करता है वो देख लेते हैं। सुनो बेटा, ये हमारे जितने भी स्मेल, प्लानिंग, मेमोरी, ये सब फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन के काम क्या है वो देखेंगे, फिर हिंड ब्रेन का काम क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं फिर आपको लेके जाता हूँ नोट्स में, वहां पढ़ते हैं कि भाई किस किस पार्ट का क्या क्या काम है। ओके बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो बच्चे, सो अ ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन which is mainly composed of nervous tissue, nervous tissue से बना हुआ है न्यूरॉन से। टिश्यू इज हाईली फोल्डेड, आपने देखा भी होगा बहुत फोल्ड है उसमें, है ना, टू अकोमोडेट लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस, कम स्पेस में ज्यादा चीजें आ जाती है, फोल्ड करके सब कुछ चीज फिट की हुई। द ब्रेन does allow us to think and take action, obvious है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग इनपुट लेते हैं, सोचते हैं और बाद में आउटपुट देते हैं, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। फिर सिंपल टर्म्स में ब्रेन के कितने पार्ट है हमारे हमारे कोर्स में, तीन पार्ट में है, तीन चीजें पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पहले आता है फोर ब्रेन, उसका काम क्या है वो देख लेते हैं। सो फोर ब्रेन का काम है, मेन थिंकिंग पार्ट है, थिंक करने में हेल्प करता है। जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस है ना, हैंड मूव करना, लेग मूव करना, वो सारा काम इसका है। तो मेन थिंकिंग पार्ट है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है। सेपरेट एरिया है किसके लिए, हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट मतलब देखना, हंगर, मेमोरी, ये सब किसका काम होता है, फोर ब्रेन का। बात समझ में आ रही है, ये सारा किसका काम है, फोर ब्रेन का काम है। फिर लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन, सोचना, तर्क लगाना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब काम किसका है, फोर ब्रेन। फिर इसमें जो हमारे जितने भी मोटर न्यूरॉन्स है ना, वो सब भी किसका काम होता है, फोर ब्रेन का, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स को मूव करना। वॉलंटरी मसल कौन से, हैंड वाले मसल्स, लेग वाले मसल्स, जो हमारे कहने पे काम करते हैं, हमारी इच्छा पे काम करते हैं। बात समझ में आई। हमारे स्टमक में भी मसल्स है, वो हमारी इच्छा पे काम नहीं करते। हमारे हार्ट भी एक मसल है, इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल, वो हमारी इच्छा पे काम नहीं करता, आप चाहो ना चाहो वो धड़कता रहेगा। अरे ये छोड़ नो, हमारे आंखों में भी मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स, वो आपके कहने पे काम नहीं करती, वो ऑटोमेटिक काम करती है। बात समझ में आई। तो दो मसल्स होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का फोर ब्रेन वाला पार्ट। बात समझ में आ गई, ऐसे, ठीक है। अब बेटा आ जाते हैं मिड ब्रेन पे आ जाते हैं। अच्छा सुनो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि दो दो पार्ट मिलके एक ही चीज कंट्रोल करते हैं। तो कभी कभी आप अलग अलग बुक में पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि सर एक ही चीज तो मिड ब्रेन में लिखी हुई है। जैसे समय एग्जाम्पल समझाता हूँ, अभी एंकरिंग होती है, ठीक है। तो एंकरिंग दो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि एक ही बंदा एंकरिंग एंकरिंग बांट देते ना कि भाई ये पार्ट तू बोलेगा, ये पार्ट तू बोलेगा, काम एक ही करना है, पर कर कब दो दो लोग रहे होते हैं। अरे ये और नो, अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लो कि घर चलाना है, तो दो लोग मिलकर घर चला रहे होते हैं, अरे हाँ के ना, थोड़ा ये कमा थोड़ा ये कमाता है, यस और नो। बात समझ में आई कि नहीं। तो सेम वे कभी कभी क्या होता है, एक ही काम को करने में दो दो चीजें भी इन्वॉल्व होती है बॉडी की। तो कभी कभी आप देखोगे अलग अलग नोट्स में कि एक ही चीज यहाँ भी लिखी हुई है, एक ही चीज वहां भी लिखी हुई है, अरे हाँ के ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अरे हाँ के ना। बात समझ में आई, तो बात कंफ्यूज नहीं हो जाने का। सो मिड ब्रेन कंपोज ऑफ हाइपोथैलेमस, काम क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है, जैसे कि प्यूपिल के साइज को चेंज करना, मतलब हमारे आंखों की जो खींची होती है ना उसको। फिर ईटिंग, ड्रिंकिंग, हमको भूख लगी है, कुछ पानी पीना है, फील ना फील होता है हमको, ये सब काम किसका है, मिड ब्रेन का, ठीक है ना, ये काम मिड ब्रेन का। हिंड ब्रेन, अब आ जाते हैं यहाँ पे। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है,
सेरिबेलम पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, वो कॉमा गलत आया है, दोनों मिला के एक है, इसका आपको पूरा फोटो भी दिखाऊंगा। यहाँ आ जाओ बेटा, देखो। सो फोर ब्रेन आपको दिख गया, मिड ब्रेन आपको दिखा दिया गया है। अब आता है हिंड ब्रेन। तो पोन्स मतलब ये वाला पार्ट, सेरिबेलम मतलब ये वाला पार्ट, और मेडुला ऑब्लंगेटा मतलब ये वाला पार्ट। पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता है? हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट मिड ब्रेन कहलाएगा। ठीक है, बाकी वाला ये आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, पिंक वाला ये वाला, ये फोर ब्रेन, ये था मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये क्या कहलाएगा? सेरिबेलम मिला के हिंड ब्रेन। और इसके जो मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ तक, उसके नीचे से क्या चालू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब क्या काम है हिंड ब्रेन का, वो देख ले थोड़ा सा बेटा। देखो, सो अब इसमें तीन पार्ट है इसके, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। पहले पोन्स पे आते हैं, ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। हम श्वास लेते हैं, कभी सोच के लेते हैं, पर ज्यादातर हम सोच के लेते नहीं। यस और नो? और यस और नो, तो कौन चलाता है इसको? पोन्स। ये हमारे जो रेस्पिरेशन उसको कंट्रोल करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, हमारे बिना सोचे। फिर आ जाते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा पे, तो ये बहुत सारे इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, हमको जब कभी उल्टी हो रही है, ये सब इसका काम है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन का संभालता है हार्ट बीट, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ये दोनों मिलकर काम करते हैं रेस्पिरेशन में। फिर ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन, सलाइवेशन मतलब कभी किसी चीज को देखा, ठीक है, और ऑटोमेटिक सलाइवा निकला। ठीक है, आप जब खाना खाते हो तो आपके माउथ में सलाइवा निकलता है, तो वो ऑटोमेटिक आप सोचते नहीं हो। यस और नो? वो सब काम किसका है? मेडुला ऑब्लंगेटा काम होता है। बात समझ में आ गई? अब आ जाते बेटा मेन सेरिबेलम पर। अब देखो यार, इसका काम सिंपल है, हमारे बॉडी को प्रिसिशन देना और पोस्चर और बैलेंस करना। अभी देखो यार, अभी मुझे मालूम है कि मुझे ऐसे ही खड़ा रहना, तो मैं ऐसे बैलेंस, अरे हाँ के ना, डांस करना होता है। सही, जब ऐसे आप नई नई साइकिल सीखते हो गिर जाता है बहुत बार, अभी तो नहीं गिरते। दोनों में क्या अंतर है बताओ? कुछ है ऐसा जो अभी आपको मालूम है कि नहीं गिरोगे? सही है, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, मुझे इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। ये सेरिबेलम, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये और आपके ईयर के अंदर, पता है वो मैं आपको कह रहा पानी होता है लिक्विड, ये दोनों मिलके ये आपकी बॉडी को बताते हैं कि भाई हाँ ये पोस्चर ठीक है, बैलेंस है। ओके, so cerebellum lies inside the cerebrum and at back of the whole structure. It coordinate motor function when you are riding a bicycle or walking in a straight line or picking up a pencil, है ना? देखो आप समझो ना यार, कोई सामान जब उठा रहे हो पड़ा हुआ, तो इट नीड बैलेंस कि भाई आपका हाथ वहीं जाए। अरे यस और नो? आप उतना ही झुको। बात समझ में आई कि नहीं? है ना? ये सब काम किसका होता है? हिंड ब्रेन के इस वाले पार्ट का, पोस्चर देना, बॉडी को बैलेंस देना, प्रिसिशन लाना, है ना? जैसे कि अभी मान लो कि सामने आपके हाथ में पत्थर है और सामने कुछ है जिसको हिट करना, सो इट नीड प्रिसिशन, है ना? एकदम बैलेंस चाहिए बॉडी, पूरी बॉडी का, हाँ, ना ज्यादा बॉडी हिल रही हो। अरे यस और नो? कोई निशान ले रहा है ना भाई, कोई तीरंदाज है, तो इट नीड अ पर्टिकुलर पोस्चर कि हाँ ये बैलेंस में खड़ा है, ज्यादा हाथ हिलना नहीं चाहिए। अरे यस और नो? बॉडी का एक फिक्स पोस्चर में होना चाहिए, ऐसे। तो वो सब काम किसका होता है? इसका, बॉडी में किसी भी चीज में प्रिसिशन लाने का। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? तो ये हमारे ब्रेन के तीन पार्ट हो गए, उनका अलग अलग काम है। एग्जाम में सिंपल सा आता है। अच्छा, ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, एग्जाम में ब्रेन का ड्रॉ करने का आता है, ठीक है? तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाना। अरे बोलो यार, डन? ठीक है, और तो कुछ नहीं बचता नर्वस सिस्टम में। हाँ, पीछे वाला ब्रेन मतलब ये सेरिबेलम, हमारे पीछे वाला ब्रेन मतलब ये सेरिबेलम बोलते हैं। हमारे ब्रेन का ये जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये पता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, राइट है, आपने नोटिस किया, आपने सुना होगा कि आपने महसूस किया कि दारू पीने के बाद में लोगों को बैलेंस नहीं रहता, है ना? सुना होगा बहुत बार, देखा भी होगा मूवीज में। क्यों? ये जब हम ड्रिंक करते हैं तो यहाँ के पार्ट पे असर पड़ता है, बॉडी को बैलेंस रखना,
सही पोस्टर में चलाना, इसका काम है। सो व्हेन यू ड्रिंक दिस पार्ट का इफेक्टेड, ये चीजें काम करना बंद कर देता है, आपकी दाल चाल सब बिगड़ जाती है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे पीते हुए। उनको आप खड़ा करोगे ना ऐसे तो चावल के तो गिर जाएंगे ड्रूम। अरे हाँ, इतना ओवर ड्रिंकिंग करते हैं। अब क्योंकि हमारे उधर क्या होता है शादियों में, ड्रिंकिंग का कल्चर है, ठीक है। हाँ? पर ऐसा नहीं, नहीं अकेले नहीं पीते, दोस्त साथ में होते हैं। पर ऐसा है कि एक होता है ड्रिंक करना, एक होता है टुंड हो जाना, दो अलग अलग वस्तु। तो अपनी मर्यादा मालूम होती है अपन को, तो मर्यादा वाला काम करते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि जब आपके घर पे शादी चल रही है तो आप ये सब काम नहीं कर सकते, आप तो काम में व्यस्त होते हो। हमारा एक ही काम होता है, संभालना। और उसमें भी खास करके वो एरिया जहाँ लोग पी के बैठे हैं, अब उनमें उनकी इतनी तो फरमाइशें होती है, लाइट ऑन करना है। अच्छा उसमें देखो, अगर उनको उनके टेबल तक खाना ला के नहीं दिया तो प्रॉब्लम, तो ऐसे मना करनी पड़ती है, हाँ कुछ लाए। फिर उसमें भी ऐसे रोटी लाई, रखी एक रोटी गरम लाओ, और वो ऐसे ही ठीक है गरम। आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपने बोल दिया कि ये लाइए खाओ ना, नहीं खाना चाहो, अच्छा अब मालूम है कि वो 1.5 दिन का है तो उसको संभालो, ठीक है पूरा ऐसे पलकों पर रखते हैं। अब खा लिया, अब उसको हाथ धोना है। कंडीशन भाई की ये है कि वो खड़ा होकर हाथ भी धो नहीं सकता। तो क्या करते हैं पता है, हम पानी लेके आते हैं, बोतल लेके आते हैं, जिनका हाथ धो, ठीक है। अच्छा उसमें भी देखो ऐसे हाथ ही होते हैं। फिर अच्छा वो छोड़ो, मैं एक हाथ से तो उनका हाथ पकड़ता हूँ ऐसे ताकि हाथ स्थिर रहे, फिर एक हाथ से डालता पानी ऐसे, तो हाथ यूं धोते यूं यूं यूं, ऐसे ही धोए, हाथ गीला है। मुंह से- अच्छा उसमें इतना कंट्रोल खो चुका है बॉडी से कि मान लो कि पानी दिया पीने को, तो ऐसे पिएगा नहीं, यहाँ से निकलेगा। ठीक है। अच्छा पूरे पूरा सब वो गीला गीला हो गया, फिर अलग से रुमाल लेके ऐसे पहुंच वो सब साफ वाफ किया, फिर खड़ा, फिर मेन काम आता है खड़ा करना। क्योंकि वो जो पूरी गैंग एक गाड़ी में आई होती है, वो पूरी गैंग ढूंढ होती है, उसको एक एक को गाड़ी तक लेके जाओ, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। कंधे पे सर डाला, अब समझ रहे हो, और आपसे लेके जा रहे हो। कभी 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 एक एक का काम नहीं होता, ये फिर काम, फिर कभी कभी दो लोग चाहिए, तो लेके जाते हैं और उसके लगे पाँव लपट रहे हैं सही यूं यूं। उसको ऐसे का गाड़ी मिलता दिया, अब बैठाया, अब गाड़ी चलाए कौन, आप समझे, आप समझे। तो अब दिक्कत ये है कि गाड़ी में चलो मैं छोड़ के आ गया तो मैं वापस कैसे आऊंगा फिर, तो मेरा दोस्त फिर मेरी बाइक के पीछे पीछे जाएगा, जो गाड़ी में छोड़ के आए। और फिर अच्छा गाड़ी से बाहर निकाला, सेकंड टास्क पे फिर गाड़ी से बाहर निकाला, उनको उनके बेड तक सुलाया, उनको उड़ाया, वो 500 सेट हुए उनके। अब ऐसा है कि रात को फिर उनको लगेगी प्यास, वो फिक्स है। आप जब इतना ड्रिंक करते हो तो आपकी बॉडी को खूब प्यास लगती है, अतिशय प्यास लगेगी। अब रात को भाई साहब नींद में उठे और कहीं गिर गए, शादी का सत्यानाश। तो उनको नींद आ जाए, उठो ये पानी की बोतल देखो, ऐसे दिखाना पड़ता है कि ये रखी नीचे, ऐसे सबके मन मान मन मर्यादा रखी, और फिर हम निकलते हैं घर पर, आप समझे। और ऐसा एक टेबल नहीं होता है। कम से कम 8-9 टेबल ऐसे होते ही होते हैं। आप सोचो कैसा लगता होगा रगड़ा। उसमें कॉल आता है घर के अंदर से, अभी अंदर में शादी हुई दीदी की, अरे ये चाहिए, अरे वो चाहिए, तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस समय अगर दोस्त साथ में नहीं होना, शादी का काम बिगड़ जाएगा। दोस्त बहुत काम है इससे, सबको काम बांट देते हैं, तू चल वो संभाल, तू चल वो संभाल, तू चल वो संभाल। 2 दिन पहले दोस्त आ जाते हैं, यहाँ फिर काम, हम भी काम आते हैं, कैसा नहीं, हम भी जाते हैं उनके काम का उसमें, पर मजा आता है। एक से एक कैरेक्टर आता है। फिर होता है शादी के, सब गया, बारात चली गई, फिर सब काम वाम अपने निपटा लिया, टेंट वेंट काम निपटा लिया, अब हम हो गए फ्री, फिर हम खोलते हैं। पर मर्यादा, अगर बेटा नहीं करे ना हम, तो फिर क्या होता है, दिखाता आपको 3 दिन से सोते नहीं है। बहन की शादी में, बहन की शादी में 3 दिन ही सोया, 3 दिन रेगुलर, मतलब आधा घंटा से सोने को मिला होता है, आधा घंटा की क्या सोएगा। जैसे में आग लगी, ये उठो 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 जाना है, ठीक है उठ गए। तीन, जब बारात चली गई, सारा काम निपट गया, तब मैं ना, तब मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा। अब मैं बैठू ना तो बॉडी से यूं चाहूँ अंदर से हो,
मैं क्या हो रहा है यार, अच्छा आंखें बंद करूं तो नींद नहीं आए, मैं ऐसे पड़ा हुई हूँ। और थर्ड दिन स्थिति ये हो जाती है कि आप सामने से मुझे बोल रहे हो पानी पिएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ ये स्थिति हो जाती है। फिर दो जब अंदर जाते हैं, दो तीन, तब आंखें बंद होती है और फिर आती है नींद। और फिर आराम से अगले दिन आदमी उठता है, फिर खाया पिया नहीं, और फिर सुबह उठते ही लगती है भयंकर भूख, और फिर नॉर्मलाइज होती है बॉडी धीरे धीरे। ऐसा होता है। तो बहुत हमारा तो शादी काम बड़ा टेढ़ा काम है, आपके यहाँ बड़ा सिंपल है, वो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। बगैर राजू तो कभी गया है तो सिंपल होता है, दोस्त अपना देख लेंगे, ठीक है। तो खाया नहीं खाया हमारा तो मतलब जो हमारी तरफ से है उनका तो कुछ ध्यान रखना ही रखना है, और जो बाराती है उनका तो बहुत ध्यान रखना है। इट्स वेरी टीडियस काम, बहुत टीडियस। बहन की शादी करना हमारे उधर बहुत ही टेढ़ा काम है। ओके बेटा, अब सुनो, देखो यार, अब बेटा हम एक बात समझते हैं कि 2 मिनट रुकना, हाँ अभी नहीं। देखो सर, ये तो समझ में आ गया हमको कि सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजी, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने वापस भेजा मोटर न्यूरॉन को सिग्नल कि भैया हाथ उठा ले, वो सिग्नल आया हमारे मसल्स तक और हमारा हाथ ऊपर उठ गया। पर ये मसल्स को जब सिग्नल मिलता है, अच्छा जहां पे हमारा मोटर न्यूरॉन और मसल जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या बोलते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन पहुंची मसल्स तक। अब मसल्स काम कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा। बात समझ में आई? देखो हमारे जो मसल्स है ना, मसल्स इट इज लाइक, किसी के पास रबर है, वो वाला रबर, मचान में रबर नहीं, वो नहीं आता अपन वो छोटी मोटी बांधते हैं ना, हाँ वो वाला कीचेन नहीं मंगाएगा, मसाला है? हाँ ठीक है ठीक है, समझ बस ठीक। तो उसको दे वो, हाँ देखो बेटा, ये भी ला, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, कैमरे में दिखेगा। हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया। अच्छा सुनो, देखो ये हमारी मसल्स जो है, इसको हमारे मसल्स मानो, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ये मोटर न्यूरॉन, ये मसल मेरी इस हाथ की। अब जो मेरे यहाँ पे मसल्स है वो मेरी इस हड्डी जुड़ी हुई, ठीक है। अगर इस पार्ट को ऊपर लेके आना है तो ये मसल्स को इकट्ठा होना, अभी ये इलोंगेट लंबी है, ये इलोंगेट पोजीशन में ऐसे, ओके। अब ये जुड़ी हुई है इससे। अब अगर ये वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेटिक आपको मैं तो सर मैं खुद ला रहा हूँ ऊपर ऐसे ही, यकीन मानोगे ये वाला जो मसल्स है इसके बीच एक कनेक्शन है, अगर मैं काट दूं फिर क्या ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठा, उठ क्यों नहीं रहा है, ये आप उंगली भी नहीं कर पाओगे ऐसे। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बॉडी के जो बोन्स है वो ऑटोमेटिक मूव नहीं करते हैं, हमारे जो मसल्स है बॉडी के वो जुड़े हुए हैं बोन से, और मसल्स को क्या करना है ये ब्रेन बोलता है, सब सही काम कर रहा है, सिर्फ हमारे मसल्स का और ब्रेन का जो कनेक्शन वो टूट गया कटक करके, तो भी किसी काम कर नहीं सकते। तो समझना, अब ये मेरी मसल्स है, ये वाली ये जुड़ी हुई है इस वाले पार्ट से, ब्रेन ने भेजा सिग्नल कि भैया हाथ ऊपर उठाना है, तो ये जो मसल्स है ये एक स्पेशल टाइप के सेल से बनी थी, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, क्या बोलते हैं, सॉरी सेल से बनी, उस सेल के अंदर एक खास तरह का होता है प्रोटीन, जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्या बोलते हैं ना, द प्रोटीन हैज द स्पेशलिटी कि वो अपनी साइज को इलोंगेट कर सकता है और छोटा कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो एज सून एज द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द मसल्स, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इलोंगेट एंड कंप्रेस। जब वो इलोंगेट होता है तो हाथ नीचे, होता है कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ ऊपर, क्योंकि अब समझो ना सीधी सी बात है यार, तू इधर तू कुछ मत करना, ठीक है, तेरा हाथ ऐसे सीधा कर दे ऐसे, देखो और ढीला छोड़ देना, ठीक है, तू कुछ मत करना। हाँ अब सुनो, ये इसकी ये क्या है, ये इसकी हाथ तो है रे, अंदर हड्डी है,
अब मुझे इसको ऊपर लेके आना, राइट है, और इसको नीचे लेके जाना है। ये काम किसका है? ये जो मसल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये मसल्स या इस बोन से जुड़ी हुई। अब ये मसल्स जब इकट्ठी होगी, हाथ इकट्ठा कर, यू कैन सी यहाँ पे मसल इकट्ठी हो रही है, राइट है। अब ये इकट्ठी हो रही है, क्यों हो रही है? अब समझो ना, अभी जो इसका साइज छोटा हो गया, अब आखिर में ये बना किससे है? मसल सेल से ही बना है। अब ये सेल की देखो, हमारे हर सेल की खासियत नहीं है, सिर्फ मसल्स के सेल में खासियत है कि वो अपनी साइज को छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि मसल्स के अंदर में, ओए भाई वीडियो नहीं चल रहा है, बंद करो। हाँ, और वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा हो तो वहां से ले लेना। अब सुनो, वो जो हमारे खास सेल्स है मसल्स के, उनके भी प्रोटीन है, दैट प्रोटीन कैन चेंज द शेप एंड साइज, सो इट कैन इलोंगेट, लंबा कर, ये इलोंगेट हुआ, इकट्ठा कर, ये कंप्रेस हुआ। बात समझ में आई? और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है, तो इसको देख, हाथ कर नीचे, सभी साथ में इलोंगेट हुए, ऊपर कर, सभी हाथ में कंप्रेस हुए। अरे हाँ के ना? सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इलोंगेट एंड कंप्रेस, एंड इन दैट वे द, क्योंकि अब ये नजदीक आ रहा है, और ये जो है, समझो, ये मेरा हाथ जो है, ये जो मेरी चुमटी है, ये कनेक्शन है मसल्स और बोन के बीच का, ठीक है। अब इसको लंबा कर, हाथ को, अब इकट्ठा करके, ये जुड़ा हुआ है, अब समझो ये कनेक्शन टूट जाए खटक करके, तो अब ये तो इकट्ठा हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन टूट गया बीच में से। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा क्लियर है? डन। बैठ, ले, मसाला खाता है, बंद कर। देखो बच्चे, सो नर्वस टिश्यू, बेटा समझ में आ रहा है दीदी? देख नोट ना आया, फाइन। अब देखो बच्चे यहाँ पे, ओए, nervous tissue convey the decision to the muscles for action, muscles को बोलते हैं information, in other words when the action or movement is to be performed। देखो नर्वस टिश्यू सिर्फ एक ऑर्डर भेजता है, असल मूवमेंट कौन लाता है? बोन्स और मसल्स, मेन काम मसल्स का, ठीक है। द एक्शन और द मूवमेंट इज परफॉर्म बाय द मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब व्हेन द नर्व इंपल्स रीच द मसल, इंफॉर्मेशन पहुंची मसल्स तक, द मसल फाइबर मस्ट मूव, वो मूव करेंगे, द मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, so they can shorten and they can elongate. The muscle cell have a special protein known as contractile protein that change both their shape and their arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulse. ठीक है? When this happens, new arrangement of this protein give the muscle cell a shorter form. तो इकट्ठे हुए new arrangement, elongate हुए new arrangement. अरे आगे ना, they can contract and relax. अरे yes or no? In this way, our hand move up and down. Same way, body का कोई भी बोन। बात समझ में आ गई? ऐसा, ठीक है, फाइन। सॉरी, सो बेटा ये नॉर्मल स्कीम है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई सेंसरी न्यूरॉन में, कहाँ गई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, डिसीजन लिया ब्रेन ने, स्पाइनल कॉर्ड ने, मोटर न्यूरॉन पे आया, मसल को पास हुआ, मसल ने क्या किया? अपना शेप और चेंज, वो सब जो भी था चेंज किया, मसल का कॉन्ट्रेक्शन जो भी होता है, शॉर्टन हुई, इलोंगेट हुई, और एक्शन मतलब हमारा हाथ ऊपर उठ गया, नीचे में। अरे हाँ क्या ना? तो ये नॉर्मल स्कीम है कि कैसे हमारे बॉडी में चीजें काम करती हैं। डन? एनी डाउट? क्लियर? डन? देखो बेटा, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा आपको मैं दिखाता हूँ। ओके बेटा देखो यहाँ पे, सुनो, ये बोन और ये मसल, आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर की चीज, इससे जुड़ा,
अब जानते हो टेंडन, लिगामेंट। टेंडन वो होते हैं जो मसल को जोड़ते हैं बोन से, टेंडन है। मसल जुड़ी होती है बोन से टेंडन की, ये व्हाइट कलर के टेंडन के जरिए। अब देखो बेटा, जब ये इकट्ठा होगा हाथ ऊपर, जब ये इलोंगेट होगा हाथ नीचे। समझ में आ गई बात? बोन्स अपने आप मूव नहीं करती है, मसल। अगर मैं ये कनेक्शन काट दूं कटक करके तो फिर कुछ नहीं होगा इसको। फिर ना तो आपका कभी हाथ ऊपर आएगा कभी नीचे, ना वो नीचे का नीचे लबड़ा रहेगा ग्रेविटी की वजह से। अरे आगे ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे हाथ में दो मसल होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं पर दो मेन है। ऊपर वाला बाइसेप, नीचे वाला ट्राइसेप बोलते हैं उसे। इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, सुनो। देखो यार, अभी तक हमने ह्यूमंस के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब ह्यूमंस का केवल एक पार्ट बचा है, ठीक है? देखो, अभी तक हमने क्या समझा है इन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कि ह्यूमंस में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन है? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ठीक है? पर एक और सिस्टम हेल्प करता है, क्योंकि अभी भी सिस्टम इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो जुड़े हुए हैं हमारे मसल से, पर मसल के हर सेल से न्यूरॉन नहीं जुड़े हुए। अब समझो, एक जो मसल है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जब सब साथ में इकट्ठे होंगे तब बोन ऊपर आएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर के 15 इकट्ठे हो गए बाकी इकट्ठे नहीं हुए। भाई समझो, एक गाड़ी को धक्का मारने के लिए 15 लोग चाहिए, केवल 2 लोग धक्का मारने से क्या होगा? गाड़ी से मूव नहीं करेगी ना, तो थोड़ी से हिल जाएगी तो मूव नहीं करेगी। तो सेम वे, सारे मसल के सेल एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, रिलैक्स नहीं हुए, तो फिर काम नहीं चलेगा। पर हमारे ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन है वो केवल मसल्स के कुछ सेल तक ही पहुंचता है, तो फिर सारे सेल एक साथ में कैसे इकट्ठे होते हैं? तो एक और भी तरीका है बॉडी में, वो सेकंड तरीका। वो ऐसा मान लो कि, भाई देखो मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ऐसा है कि एग्जाम्पल के लिए, हमारे स्कूल वालों ने बच्चों को लाने के लिए ले जाने के लिए बस का अरेंजमेंट तो कर दिया, पर सरकार ने रोड ही नहीं बनाई। फिर दिक्कत होगी ना? अरे होगी कि नहीं होगी? यस और नो? सेम वे, अगर सभी सेल तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची ब्रेन से मसल सेल तक, तो कुछ सेल तो काम करेंगे कुछ काम नहीं करेंगे, तो जो सही से काम करना है वो काम सही से नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर हमारे हमारे बॉडी ने उसका एक शॉर्टकट जुगाड़ भी किया। अब या तो हमारे न्यूरॉन्स को ब्रेन मसल्स के हर सेल तक जोड़ दो। अब क्योंकि मसल जो है पूरा एक 3D स्ट्रक्चर है, तो न्यूरॉन्स को उसके अंदर से पहुंचना पड़ेगा। ये करने से अच्छा है हमारे ब्रेन ने इसका एक सेकेंडरी ऑप्शन निकाला, उसका नाम है हॉर्मोन्स। क्या नाम है? केमिकल्स। तो दो तरीके से हमारा जो बॉडी है वो काम करता, वो करता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। एक तो नर्वस टिश्यू के जरिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और सेकंड है केमिकल सिग्नल्स। तो केमिकल कैसे काम करते हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। अभी हम पढ़ते हैं कि प्लांट में क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। क्या ह्यूमंस तो करते ही है, हम तो करते ही, हम जानते ही हैं। क्या प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो समझते हैं। अब इसको मैं आपको एक मोटा मोटा एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसने वो वाला प्लांट देखा हुआ है, छुई मुई वाला प्लांट? प्लांट को टच करते हैं वो पत्तियां बंद हो जाती है। टच मी नॉट बोलते हैं उसे, हिंदी बोलते हैं छुई मुई, छुआ और मुआ। ऐसे क्या बोलते हो गुजराती में, क्या बोलते हो? गुजराती में टच मी नॉट वाली, हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, इतना मुझे मालूम है। ठीक है मेरे, अच्छा किसके घर पे है ये प्लांट? है? अच्छा ठीक है। ओए छोटू क्या कर रहा है? चल बदमाश। बाद में नाइट पे आया पहले। अच्छा सुनो अभी, अब देखो, तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि प्लांट के देखो आप समझो,
आप जब प्लांट की लीव को टच कर रहे हो तो उसकी लीव बंद हो रही है, मतलब कुछ तो है ना प्लांट में जो उसको बता रहा है कि किसने टच किया। आपने अगर वो देखा हो, पता है देयर इज अ कार्निवोरस प्लांट, जैसे उसके अंदर कोई मच्छर गिरता है वो उसका ढक्कन क्या बोलते हैं उसे, पिक्चर प्लांट बोल, राइट है। तो उसको कैसे मालूम कि मेरे से मच्छर गिरा है अभी? जब तक अंदर मच्छर नहीं गिरेगा वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कुछ तो है प्लांट में। अच्छा मुझे बताओ, प्लांट की पत्तियां जो होती है वो जमीन में जाती है कि ऑटोमेटिक ऊपर ही जाती है? डालियां ऊपर। अच्छा प्लांट की जड़ें कहाँ जाती है? कैसे मालूम प्लांट को? देयर इज समथिंग, प्लांट में भी मूवमेंट होता है, ये बात तो पक्का है। अब यहाँ के ना, अब प्लांट में मूवमेंट दो तरह के हैं। एक तो ग्रोथ वाला मूवमेंट, कौन सा? जड़ों वाला, जड़ें अंदर ग्रो करती है। स्टेम, उसकी पत्तियां डालियां वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर मूव करती है। एक ये मूवमेंट है, दिस इज द मूवमेंट व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ। अरे हाँ के ना, ठीक है। सेकंड मूवमेंट वो स्विमिंग वाला मूवमेंट, वहां पर हमको ग्रो नहीं करना है। अरे हाँ के ना, वहां सिर्फ उसको एक डेंजर लग रहा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ वो पिक्चर प्लांट, खाना आया वहां उसको ग्रो नहीं करना है, वहां उसको सिर्फ खाने को पकड़ना है। So there are two type of movement in the plant. One related to growth, one independent of growth. अगर कोई भी प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ से जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? एंड द मूवमेंट ऑफ प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ उसे बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? तो पहले समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है और फिर समझेंगे नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। अब देखो बच्चों, सो पहला है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन अ ग्रोथ, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा एग्जांपल आते हैं? रूट वाला जमीन में जाती है, राइट है। स्टेम जमीन के ऊपर, राइट है। तो अलग अलग मूवमेंट होते हैं। द मूवमेंट डिपेंड अपॉन ग्रोथ, टॉपिक मूवमेंट, द मूवमेंट विच आर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ग्रोथ देने के लिए होगा उसको, ठीक है। द ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन एज द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये प्लांट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ देने के लिए होता है। लेक्चर खत्म हो गया, वो ज्वाइन होगी। बेटा विधि आवाज आ रही है? बेटा फाड़ना नहीं है उसको, आराम से, हौले हौले, प्यार से बेटा, प्यार से, प्यार से, दिल के प्यार से। बेटा वो लपट जाएगा, बेटा वो लपट जाएगा रे, बस डन। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा चलेगा। अभी क्या वो जैनिस क्या, जैनिस ट्रेन हो गया है, जैनिस समझ जाता है। अरे मैं तुझे डांट दी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुझे, तेरे बहुत दिन तेरा हाथ नहीं लगा इसीलिए बता रहा हूँ मैं तेरी। देख अब बोल, अब बोल। तो क्या मैंने नहीं बदली है? तो नाइन करना बैठे होंगे तुम्हें जगह कोठा लगा दूँ। बेटा प्लीज ये तुम्हारा कॉम्पिटिशन बंद करो, वरना कहेंगे सर 3 बजे आके धमक जाए यहाँ पे। मुझे लग रहा है कल से सब यहाँ पे डिस्कस बात रहेंगे, जैसे ही वो छूटेंगे बम भाग के अंदर आओगे। लगता है। अच्छा ये अपनी बेटा बात हुई थी जमनवार की यार, क्या मैगी वैगी लेके आए, लेके नहीं आया चावा? कल 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 नहीं, परसों, परसों लेके आना। चल कल मैं नहीं आऊंगा। क्या भाई, सीट डिजर्व नहीं कर सकता, ये सबकी इच्छा होती है। सुनो बेटा काम करते हैं अपन की सीट रोटेशन करते हैं, ये अच्छा आइडिया है। सीट रोटेशन करते हैं, एक हफ्ते बॉयज यहाँ पे, एक हफ्ते बॉयज यहाँ पे। अरे बढ़िया आइडिया, सुनो बढ़िया आइडिया, सबको मौका मिले भाई। क्यों क्यों किसी के मन में ऐसे रखना कि भाई मैं वहां नहीं बैठा, मैं वहां नहीं बैठी। दिन नहीं हफ्ते में देखेंगे, चलो
अब सुनो यहाँ पे, ओए बस, हाँ क्या भाई चॉकलेट रुक जा, उसको बुला इधर। कहाँ है वो? कहाँ गया रे? ओए ले ले, ठीक। अब सुनो, ओए सुनो बेटा, प्लांट जो है कुछ मूवमेंट ऐसे करेगा जहां पे वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा जहां उसको ग्रो करने से फायदा हो। प्लांट की जड़ें कभी भी जमीन के ऊपर नहीं आएगी, उसको मालूम है उसको नीचे जाने के लिए पानी नीचे मिलेगा, मिनरल नीचे मिलेंगे। और ये ना ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सर नहीं, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जहां आप देखोगे। अगर इमेजिन करो कि ये मिट्टी है, ठीक है, आपने यहाँ पे प्लांट को उगाया है और ये उसकी जड़ें हैं। आप इस तरफ कोई पानी डाल नहीं रहे हो और आपने इस तरफ पानी दिया, सिर्फ वाटर इस तरफ ही दिया, वाटर इधर है। आप देखना, आप 10-15 दिन बाद सारी जड़ें इधर ही ग्रो करेंगी ऑटोमेटिक। यस, हम जब, ये मुझे ना बाद में समझ में आया, हमने क्योंकि अनार लगाए तो हमको ये बोला, उस एक जो एक भाई आया था, वो मतलब ऐसा वाला पेड़ों का डॉक्टर है, उसने ये बोला कि आप काम करो, जब पौधा छोटा है ना तो बिल्कुल उसके जड़ों को पानी दो दोनों तरफ, ठीक है, नजदीक। जब पौधा बड़ा, उसने क्या बोला पता है कि अब है ना पौधे से 1-1 मीटर दूर पानी दो दोनों तरफ। मैंने बोला 1 मीटर दूर देंगे तो मतलब ये तो मर जाएगा, कि नहीं मरेगा। जब आप दूर पानी दोगे तो आप जड़ें दूर जाएगी, तो प्लांट क्या होगा, मजबूती से पकड़ेगा मिट्टी को। इट्स एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है पानी के सर्च के लिए, इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर स्टिमुलस है उसका, कि भाई मैं पानी हूं, चल मेरी तरफ आ। अरे हाँ के ना, ग्रोथ के लिए। बात समझ में आई? अब समझो, मान लो कि एक प्लांट है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। अब मान लो कि एक बंद कमरा है, डार्क रूम, आपने उसमें एक पेड़ लगाया। क्या लगाया? पेड़, ठीक है, और उस पेड़ की ये टहनियां हैं, समझ गए? आपने क्या किया, इस तरफ एक जगह छोड़ी जहां से सनलाइट आती है। बात समझ में आ रही है? यू विल सी आफ्टर सम डेज पूरा प्लांट उसी तरह बेंड कर जाएगा, सारी डालियां उस तरह बेंड कर जाएगी ऑटोमेटिक। दूसरे रूम में सेम एक्सपेरिमेंट करो, पर इस बार जगह यहां से छोड़ो सनलाइट की, तो सारी डालियां इधर मूव करेगी, ऑटोमेटिक बेंड ही हो जाएगी। ठीक है, शो करता है आपको कि प्लांट जो होता है उसके कुछ पार्ट्स है, लाइट उसका स्टिमुलस है, वो लाइट की दिशा में बढ़ेगा। अरे हाँ के ना, क्योंकि प्लांट को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, अब लाइट इधर से आए कि इधर से आए, जड़ को उससे कोई मतलब नहीं है। जड़ का स्टिमुलस लाइट नहीं है, वाटर है। अरे हाँ के ना, तो जड़ तो हमेशा लाइट से दूर ही जाती है, नीचे ग्राउंड में अंधेरे में। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। रूट, सॉरी, ये रूट है और ये क्या है, स्टेम और लीव्स। अरे हाँ के ना, दे मूव टुवर्ड लाइट। लाइट मतलब फोटो, फोटोन, फोटोट्रोपिज्म। सो दे मूव टुवर्ड द लाइट, इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? मतलब लाइट की तरफ। रूट हमेशा लाइट से दूर भागती है अंधेरे में, तो बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? मतलब वो लाइट के अपोजिट जाती है। अरे यस और नो? अरे बोलो। अरे आगे ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब लेते हैं पानी को। पेड़ की जो डाली है, क्या उसको पानी से मतलब है? नहीं, वो हमेशा जमीन से ऊपर ही दूर भागेगा। हाँ के ना? इट्स नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, उसको पानी से मतलब नहीं है। अरे हाँ के ना, नेगेटिव मतलब पानी से दूर भागेगा। और रूट क्या करती है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, उसको पानी की तरफ भागना। अरे हाँ के ना? अरे ये छोड़ लो, बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अरे गारंटी? डन। अच्छा, आपने कभी ऐसे पेड़ देखे हुए हैं?
बेटा अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पौधा है बेटा, देखो बच्चे, सन क्योंकि इधर से आ रहा है, डाली देखो, लुक एट द रूट्स, उनको कोई मतलब नहीं है किससे, लाइट किधर है, वो तो नॉर्मल बैठ रही है, उसको पानी से मतलब है, ठीक है, वो हमेशा लाइट से दूर भागेगी नीचे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, डाली का भागेगी लाइट की तरफ, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नाउ लुक एट दिस, मैंने जमीन को टिल्ट कर दिया, राइट है, ग्रेविटी क्या लगती है नीचे, राइट है, अब रूट तो है बेटा, वो तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के साथ में जाएगी, यू कैन सी, अरे हाँ के ना, रूट ऑटोमेटिक कहाँ जा रही है, ग्रेविटी के साथ में, अरे हाँ के ना, अरे बोलो, बात समझ में आई, सो रूट सो पॉजिटिव, जियो, जियो मतलब ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव, लुक एट दिस पार्ट, स्टेम वाला पार्ट, वो पहले प्लांट बाहर निकलेगा पर उसको वापस जाना कहाँ है, ऊपर ही जाना है, वो ग्रेविटी से दूर भागेगा, अरे यस और नो, दिस इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, अरे हाँ के ना, so what is geotropism? Geotropism is the movement of the plant's part in response to the gravity. Root shows positive geotropism, वो gravity के सपोर्ट करेगी, and stem shows negative geotropism. बात करें फोटोट्रोपिज्म की मतलब लाइट, तो यहाँ पे लाइट के रेस्पॉन्स में वो पार्ट मूव करेगा, रूट को लाइट से मतलब नहीं है, लाइट है तो क्या बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोप, फोटो मतलब लाइट, और स्टेम को मतलब है लाइट से, क्या बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, बात समझ में आई। अब एक होता है कीमोट्रोपिज्म, क्या होता है, प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, लुक एट दिस फोटो, अगर आप लाइट को ऊपर से दोगे तो प्लांट के पार्ट ऊपर ही जाएंगे, पर अगर आपने उसी सेम एक्सपेरिमेंट को किया, पर इस बार लाइट आपने साइड से दी है, वो ऑटोमेटिक मुड़ जाएंगे, ये क्या शो करता है कि प्लांट को लाइट से मतलब है, वो लाइट के रेस्पॉन्स मूव करेगा, यस और नो, ये एक्सपेरिमेंट शो करेगा हमको, अरे हाँ के ना, लुक एट कीमोट्रोपिज्म, प्लांट के बेटा कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, बेटा आप जानते हैं पोलन ट्यूब के बारे में, आपने पहले पढ़ा भी होगा पोलन ट्यूब के बारे में, अरे यस और नो, सो दिस एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, देखो बच्चे होता क्या है, मैं समझाता हूं, पोलन ग्रेन आके गिरता है स्टिग्मा पे, ठीक है, फ्लावर का पार्ट होता है, हम आगे समझेंगे रिप्रोडक्शन में, पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट, जिसे अपन स्पर्म बोलते हैं, अब उसको पहुंचना होता है फीमेल गैमेट तक, जो कि यहाँ ओव्यूल में है, अब ये तो बेटा यहाँ पे है, तो अब क्या होता है, दिस फीमेल गैमेट रिलीज द केमिकल, तो मान लो कि उसने केमिकल जो है वो इस रास्ते पे छोड़ा हुआ है, समझो, तो क्या होगा पता है, दिस इस रास्ते पे केमिकल है, ठीक है, तो ये जो पोलन है ये अपने अंदर से ट्यूब निकाले, बोलते हैं पोलन ट्यूब, अब ये पोलन ट्यूब है ना, इस केमिकल का पीछा करते हुए एक ट्यूब बनाएगी, एक रास्ता बनाएगा, एक ट्यूब बनेगी, जो केमिकल जिस रास्ते पे केमिकल होगा उस रास्ते पे ये ट्यूब बनेगी, बात समझ में आ रही है, अरे हाँ के ना, और अल्टीमेटली ट्यूब का पहुंचेगी, दिस ट्यूब विल अल्टीमेटली रीच उस केमिकल, जिस रास्ते पे, मान लो केमिकल इधर नहीं है इधर है, तो ये इधर ट्यूब बड़ी होगी, और अल्टीमेटली ये ट्यूब कहां तक पहुंचेगी, सीधा ओव्यूल, बात समझ में आ रही है, और इस ट्यूब में से कौन आगे बढ़ेगा, मेल गैमेट, अरे हाँ के ना, now here the growth of the pollen tube is in the response of the chemical, this is known as chemotropism, क्या बोलते हैं इसे, केमिकल इसको बताएगा कि कहां और किधर मूव करना, बात समझ में आएगी नहीं, अरे हाँ के ना, सो देयर आर हाउ मेनी ट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म इन ग्रेविटी वाला, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म, ये ट्रोपिज्म क्या है, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ, वहां ग्रोथ करना है, अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है, और वहां पे क्या क्या प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम है, नहीं,
प्लांट डोंट हैव नर्वस सिस्टम फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, वी हैव नर्वस सिस्टम फॉर द मूवमेंट। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, बात समझ में? वी हैव नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट डोंट हैव नर्वस सिस्टम। तो क्या प्लांट के अंदर क्या है? कौन प्लांट को बता रहा है कि लाइट इधर है? तो लाइट तो गिरती है, पर उसके अंदर कौन है जो उसको लाइट की तरफ लेके जा रहा है, पानी की तरफ लेके जा रहा है? केमिकल। प्लांट ओनली हैव केमिकल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब वो केमिकल उसको कैसे बताते हैं कि डाली तू इधर ही बढ़, रूट तू उधर ही जा? क्या है ऐसा कौन सा केमिकल है प्लांट के अंदर में, वो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर। बात समझ में आ गई? डन? क्लियर एकदम? चलो अब हम डिस्कस करेंगे। बेटा उसको लेक्चर शेयर कर दे बेटा, लेक्चर शेयर कर दे बेटा। समझ में आ गया विधि?